हेलो एंड नमस्ते, गुड मॉर्निंग आप सबको। कैसे हैं आप सब? आज जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ वीडियो इतिहास कक्षा 12 से चैप्टर नंबर 4, जो कि अब हमारा करीब करीब पूरा हो चुका है। आज हम जो पढ़ने जाएंगे वो है चैप्टर शिवाजी के ऊपर बेस है। शिवाजी के बारे में सभी जानते हैं, पूरा देश जानता है, बच्चा जानता है इनके बारे में। बहुत ही वीर साहसी व्यक्ति जिन्होंने अपने समय में एक शक्तिशाली साम्राज्य मुगल साम्राज्य के साथ टक्कर ली और एक स्वतंत्र राज्य की नींव रखी। स्वतंत्रता प्रेमी शासक थे, महाराणा प्रताप से प्रेरित। तो चलिए शुरू करते हैं इनके ऊपर आज का हमारा लेसन। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक बार फिर से कि आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो आप शुरू से लेकर के अंत तक पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन शिवाजी। सबसे पहले बात करते हैं शिवाजी के जन्म पर या जीवन परिचय देख लेते हैं। शिवाजी का जन्म हुआ था अप्रैल 1627 में, अप्रैल 1627 में पूना, जिसका कि आज जिसको हम कहते हैं पुणे, जिसका नाम है वो पुराना नाम इसका पूना के पास शिवनेर के किले में, शिवनेर दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजी भोंसले और माता का नाम जीजाबाई था। इनके संरक्षक थे इनके दादा कौंडदेव। इनके गुरु का नाम था गुरु रामदास। देशबोध जो है एक पुस्तक का नाम है जिसके लेखक रामदास थे। और रामदास कौन थे? शिवाजी के गुरु थे। और इस पुस्तक के माध्यम से रामदास ने शिवाजी को कर्म योग की शिक्षा दी। कर्म योग की शिक्षा दी, यानी कि कर्म ही व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा होना चाहिए, कर्म ही व्यक्ति के लिए पूजा के समान है। चलिए आगे चलते हैं। माता एवं दादा, माता यानी कि जीजाबाई और दादा कौंडदेव के द्वारा शिवाजी को हिंदू धर्म के जो शास्त्र हैं, ठीक है ना, भले वो गीता हो गया, रामायण हो गया, पुराण वगैरह ये सभी, तो हिंदू धर्म शास्त्रों के साथ इनको सैनिक शिक्षा भी प्रदान की। एक अच्छा सेना नायक, सैनिक बनाया, इनको सैनिक शिक्षा दी। 12 वर्ष की आयु में जो इनके पिता की जागीर थी, क्या नाम था उसका? पूना, ठीक है। यानी कि शाहजी के पास पूना की जागीर शाहजी के पास थी। और शाहजी जो बीजापुर का जो सुल्तान था, बीजापुर राज्य, उनके दरबार में सामंत थे। और सामंत के तौर पर इनको पूना की जागीर बीजापुर के सुल्तान की ओर से दी गई थी। तो इनके पिता की जो जागीर थी, पूना की जागीर, वो इन्हें प्राप्त हो गई। अब शिवाजी ने अपने शुरुआती जीवन में जिन जिन जगहों पर, जिन जिन स्थानों पर विजय प्राप्त की, उनके बारे में देखते हैं। तो बीजापुर के विरुद्ध सबसे पहले इन्होंने अभियान चलाया था। और उस समय बीजापुर का जो सुल्तान था, सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह, जो कि एक लंबे समय से एक वो बीमारी से जूझ रहा था, बहुत बीमार था। इस वजह से क्या है कि राज कार्य में वो पूरा ध्यान नहीं दे पा रहा था। इसकी वजह से पूरे राज्य में जो शासन व्यवस्था थी वो पूरी तरह से अव्यवस्थित थी। पूरे राज्य का शासन, बीजापुर का शासन अस्त व्यस्त था। अमीर यानी कि सामंत जो थे उसके वो मनमानी कर रहे थे, ठीक है ना। तो इस अव्यवस्था का फायदा किसने उठाया? शिवाजी ने उठाया। और शिवाजी ने इस बात का फायदा उठाते हुए सबसे पहले इन्होंने तोरण के दुर्ग पर अधिकार किया, तोरण के किले पर अधिकार किया। और ये अधिकार किया था इन्होंने सन 1646 ईस्वी में, 1646 में इन्होंने तोरण पर विक्ट्री प्राप्त की। और इस विजय के उपरांत इनको 2 लाख हूण, जो उस समय की कोई करेंसी रही होगी बीजापुर स्टेट की, तो 2 लाख हूण का खजाना इनको तोरण के किले से मिला था। और उस
खजाने के द्वारा जो खजाना इनको मिला, उस खजाने की सहायता से इन्होंने एक बड़ी और संगठित सेना इन्होंने तैयार की। उस सेना का इन्होंने गठन किया और फिर उसके बाद इन्होंने एक के बाद एक कई स्थानों पर विजय प्राप्त की, जिसमें मुकुंदगढ़ पर विजय प्राप्त की। मुकुंदगढ़ का नाम इन्होंने बाद में रामगढ़ रख दिया था। फिर चाकण, सिंहगढ़, पुरंदर आदि स्थानों पर, आदि के किलों पर इन्होंने विजय प्राप्त की। और इसके अलावा न सिर्फ विजय प्राप्त की, बल्कि अपनी स्थिति को सुरक्षित करने के लिए, यानी कि जो इनकी हैसियत थी, जो इनका स्टेटस था बीजापुर रियासत में, एक अलग रियासत, बीजापुर की रियासत तो थी ही, अब ये सारे जगह जिन्होंने जिस पर शिवाजी ने विजय प्राप्त की, वो सारे स्थान किस राज्य के अंडर में थे? बीजापुर में। और बीजापुर रियासत के अंदर खुद की अपनी एक नई रियासत इन्होंने कायम कर ली थी। तो इस उद्देश्य में, यानी कि नए राज्य की स्थापना में कोई व्यक्ति इनके आड़े ना आए, तो इसके लिए उन्होंने बीजापुर के जो बहुत सारे मंत्री थे, दरबार के, सुल्तान के बहुत सारे मंत्रियों को घूस देकर के, रिश्वत देकर के अपनी ओर मिला लिया था कि दरबार में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सारे घटनाक्रम की सूचना इनको प्राप्त होती रहे समय पर। अब आते हैं अफजल खान के ऊपर। अफजल खान बीजापुर के सुल्तान का सेनापति था, ठीक है। तो अब क्योंकि शिवाजी की हिम्मत धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, उसकी ताकत बढ़ती जा रही थी शिवाजी की, और वो बीजापुर में निरंतर अपने सैनिक अभियानों से, अपने विजयों से आगे बढ़ते जा रहे थे। तो इसकी वजह से बीजापुर का सुल्तान बहुत ही परेशान हो गया था, और वो ये सोच रहा था कि किस व्यक्ति को मैं शिवाजी का सामना करने के लिए भेजूं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति शिवाजी का सामना करने के लिए तैयार नहीं था। तो ऐसे में अफजल खान जो था, एक व्यक्ति बीजापुर का सेनापति ही था वो भी, उसने आगे आकर के ये बीड़ा उठाया, सुल्तान को कहा कि मैं जो है शिवाजी का सामना करने जाऊंगा, और घोड़े से उतरे बिना ही शिवाजी को गिरफ्तार करके सुल्तान के समक्ष पेश करूंगा। तो इस तरह से सुल्तान ने फिर अफजल खान को शिवाजी के विरुद्ध भेजा अभियान में, और ये इनको भेजा था 1659 में अफजल खान को भेजा। तो अफजल खान सैनिक ताकत के सहारे तो था ही, साथ ही छल के द्वारा भी, यानी कि छल कपट के माध्यम से भी उसने शिवाजी को बरगलाने की, फुसलाने की कोशिश की। और छल के माध्यम से पहले तो अफजल खान ने संधि वार्ता का प्रस्ताव रखा। अब शिवाजी भी इस बात को भांप गए थे कि शायद संधि के द्वारा वो उनको कैद में लेने का षड्यंत्र कर रहा है, बंदी बनाने का प्रयास कर सकता है, या मारने का षड्यंत्र कर सकता है वो मेरे को, अफजल खान। तो शिवाजी संधि वार्ता के लिए मिलने के वास्ते तैयार हो गए। शिवाजी मिलने गए अफजल खान से, वहाँ उसने शिवाजी को मारने का प्रयास किया। तो इस बात का पता शिवाजी को चल गया। तो शिवाजी ने क्या किया कि उनके पास बाघ नखा था, यानी कि उनके पास उनके हाथ के पंजे में पहनने का एक पूरी तरह से क्या बोलते हैं उसको, दस्ताना, ग्लव्स होता था, जिसके ऊपर की तरफ इस तरह से जो है ना, वो क्या कहते हैं, बाघ के नाखून लगे हुए थे, उसको बगनखा। तो बगनखे से उसका वध कर दिया, उसको चीर डाला उससे, ठीक है। तो इस तरह से वहाँ पर शिवाजी ने अफजल खान को वध करके बीजापुर की सेना पर विजय प्राप्त की, ठीक। अब बात करते हैं मुगलों से संघर्ष पर। मुगलों से संघर्ष में देखिए कि दक्षिण में ये जो सारा घटनाक्रम चल रहा था, शिवाजी जो है एक नई ताकत के रूप में उभर करके सामने आ रहा था, और बीजापुर शिवाजी का सामना करने में मतलब पूरी तरह से सक्षम नहीं था। बीजापुर की सेनाओं की हार होती जा रही थी शिवाजी के सामने। तो ऐसे में क्योंकि एक बफर स्टेट का कार्य करता था, ठीक है ना, जैसे कि अगर बात करें तो ये साउथ इंडिया, ठीक है, इधर ये गुजरात हो गया, यहाँ पर बीजापुर हो गया, और बीजापुर के साथ ही यहाँ पर क्या हो गया, ये मराठा राज्य हो गया, ठीक है ना। अब अगर बीजापुर हारता है तो सीधा ही टकराव शिवाजी का मुगल साम्राज्य से हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि
बीजापुर के बहुत सारे किलों पर, बहुत सारे इलाकों पर शिवाजी का अधिकार हो चुका था और अब जो है वो सीधे बेरोक टोक मुग़ल जो राज्य थे, मुग़ल साम्राज्य के जो प्रदेश थे उसमें वो आ जा सकते थे। तो इसकी वजह से औरंगजेब मुग़ल साम्राज्य को भी काफ़ी चिंता हुई और शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति पर, उनकी ताकत पर रोक लगाने के लिए, शक्ति पर अंकुश लगाने के लिए औरंगजेब ने शाइस्ता खान को दक्षिण का सूबेदार बनाया, दक्कन का सूबेदार बनाया दक्षिण भारत में। इसकी नियुक्ति की, सेना लेकर के आया ये। और आते ही सबसे पहले जब सूबेदारी मिली, सूबेदार बना ये शाइस्ता खान, सूबेदार यानी गवर्नर बना साउथ इंडिया का। तो सबसे पहले उसने काम किया, जो शिवाजी की जागीर थी पूना, उसके ऊपर उसने अधिकार कर लिया। इसके बाद एक बार क्या हुआ, जब शाइस्ता खान किसी जगह पे रात्रि में शिविर लगा रखा था, उस शिविर पर 1663 में शिवाजी ने अचानक रात में हमला कर दिया और उस हमले में शाइस्ता खान को हराया। शाइस्ता खान जान बचा करके भाग गया, लेकिन इस हमले में शाइस्ता खान के परिवार के कई सारी स्त्रियां, पुरुष, बच्चे इस हमले में मारे गए, लेकिन शाइस्ता खान वहाँ से बच निकला। अब बात करते हैं आगे। जब शाइस्ता खान की इस तरह से पराजय हो गई तो औरंगजेब ने, शाइस्ता खान के बाद फिर औरंगजेब ने अपने पुत्र शहजादा मुअज़्ज़म को दक्षिण भारत में भेजा और उनके साथ ही मारवाड़ के जो महाराजा थे जसवंत सिंह, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं पिछले टॉपिक में, वीर दुर्गादास राठौड़ वाले में। तो महाराजा जसवंत सिंह और मुअज़्ज़म को, अपने पुत्र को भेजा शिवाजी के विरुद्ध, लेकिन ये भी नाकामयाब रहे। शिवाजी का ये कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। अब बात करते हैं 1664 ईस्वी की, 1664। इस दौरान 1664 में शिवाजी ने क्या किया, गुजरात का एक शहर है सूरत, जो कि बहुत ही संपन्न शहर था, बहुत ही अमीर शहर था मुग़ल साम्राज्य का, और जो कि समुद्र के किनारे था, बंदरगाह भी था, विदेशी व्यापार का केंद्र भी था। मुग़ल साम्राज्य में विदेशी व्यापार का केंद्र था, तो एक तरह से बहुत ही रिचेस्ट सिटी। तो वहाँ पर शिवाजी ने धावा बोलकर उस शहर को लूट लिया, सूरत को लूट लिया। फिर 1665 में जब शिवाजी की गतिविधियाँ बढ़ती जा रही थी, सूरत को भी उन्होंने लूट लिया। शहजादा मुअज़्ज़म नाकाम रहे, मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह वो भी नाकाम रहे, शाइस्ता खान को की बहुत ज़्यादा दुर्गति हो गई। तो ऐसे में शिवाजी के विरुद्ध एक बार फिर से औरंगजेब ने एक नया अभियान भेजा और इस बार 1665 में औरंगजेब ने आमेर के राजा मिर्ज़ा राजा जय सिंह, ये नाम है ध्यान रखना, मिर्ज़ा राजा जय सिंह, और उसके साथ में दिलेर खान और ताज खान, इन दो को भी साथ में भेजा। इन्होंने यहाँ आकर के क्या किया, आमेर के राजा जय सिंह ने, कि आसपास के छोटे बड़े जितने भी किले थे उनको जीतते हुए वो आगे बढ़े और पुरंदर का घेरा डाल दिया इन्होंने। और उस समय शिवाजी पुरंदर के दुर्ग में ही थे, चारों तरफ से घेरा डाल दिया। फिर जितने भी मराठा सरदार थे, ज़्यादातर मराठा सरदारों को भी जय सिंह ने अपनी ओर मिला लिया। ऐसे में मजबूर होकर के जून 1665 को शिवाजी को बाध्य होना पड़ा पुरंदर की संधि करने के लिए, यानी कि जय सिंह ने कूटनीति का प्रयोग करते हुए शिवाजी को अलग थलग कर दिया, एकदम अकेला कर दिया। उस स्थिति में जब वो अलग थलग हो चुके हैं, अकेले हो चुके हैं, और बाहर जहाँ पर वो थे, जिस किले में थे, उस किले के बाहर चारों ओर जय सिंह की सेना ने उस किले को घेर लिया। तो ऐसे में शिवाजी को संधि के लिए बाध्य होना पड़ा। ये संधि हुई थी 1665 की, पुरंदर की संधि। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना। और साथ ही पुरंदर की संधि की शर्तें क्या थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहली शर्त, शिवाजी के पास जितने भी दुर्ग थे, जितने भी किले थे, उनमें से 23 किले, 23 फोर्ट्स वो मुगलों को सौंपेंगे। दूसरी जो शर्त थी, अगर मुगल साम्राज्य बीजापुर के विरुद्ध किसी तरह का सैनिक अभियान चलाता है, ठीक है, यानी कि बीजापुर पर अगर मुगल सेना आक्रमण करती है, तो उस अभियान में अगर मुगल साम्राज्य को अगर ज़रूरत हो तो शिवाजी उसको सहायता देंगे। ठीक है,
मुगलों को सहायता देना बीजापुर अभियान में। तीसरी बात, शिवाजी व्यक्तिगत रूप से यानी कि पर्सनली शिवाजी को इसके लिए बाध्य नहीं किया जाएगा कि वो मुगलों के दरबार में हाजिरी दो, वो दिल्ली जाएं, आगरा जाएं, उनको प्रेशर नहीं किया जाएगा। अगर आप जाना चाहें आपकी मर्जी, न जाना चाहें कोई बात नहीं, ठीक है। अब एक जगह पे नाम आता है बर्नियर, ये भी एक इम्पोर्टेंट नाम है। ये एक फ्रेंच यात्री था, फ्रांस का रहने वाला था, जो भारत की यात्रा पर आया था, और जिस समय पुरंदर की संधि हुई थी ये बर्नियर फ्रेंच यात्री भी उस समय वहीं उपस्थित था। अब देखते हैं आगे। अब क्या हुआ कि पुरंदर की संधि की जो शर्त थी कि भाई आपको बाध्य नहीं किया जाएगा, लेकिन शिवाजी भी क्या है कि उत्तर भारत में क्या घटनाक्रम चल रहा है, उत्तर भारत में क्या हो रहा है, फिर मुगल दरबार में क्या हो रहा है, किस तरह की गतिविधियां चल रही है मुगल दरबार में, इन सब का जायजा लेने के लिए, इन सब का पता लगाने के लिए शिवाजी ने यह निश्चय किया कि मैं वहां जाकर के, आगरा में जाकर के सारी यथास्थिति को अपनी आंखों से देखूंगा, ठीक है, यह निश्चय किया। फिर जयसिंह के प्रयास भी चल ही रहे थे कि भाई आपको बाध्य तो नहीं किया जाएगा, प्रेशराइज तो आपको नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी आप चलें एक बार और बादशाह से मुलाकात करें, अकबर से मुलाकात, औरंगजेब से मुलाकात करें। तो उनके प्रयास रंग लाए, साथ ही शिवाजी की भी इच्छा हो रही थी उत्तर भारत को एक नज़र से देख लेने की, वहाँ की स्थिति को देख लेने की। तो इन सभी प्रयासों से क्या हुआ कि मई 1666 में शिवाजी आगरा में मुगल दरबार में वो उपस्थित हुए। अब वहाँ पर मुगल दरबार में क्या, उनको उचित सम्मान नहीं दिया गया, जो सम्मान शिवाजी को मिलना चाहिए वो नहीं मिला इनको, क्योंकि इससे पहले मुगल सेनाओं के जो अभियान थे, यानी कि औरंगजेब ने जसवंत खान और मुअज्जम खान को एक साथ भेजा था शिवाजी के खिलाफ, लेकिन वहाँ पर वो नाकामयाब हो गए थे, क्योंकि जब इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई, जसवंत सिंह और शिवाजी के बीच में लड़ाई हुई, तो उस समय जसवंत सिंह वहाँ से जान बचाकर लड़ाई के मैदान से भाग गया था, ठीक है। अब जब शिवाजी वहाँ गए और इनको मनसबदार बनाया औरंगजेब ने, तो ठीक है। अब मनसबदार में भी क्या है, ग्रेड होती है, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, है ना, चपड़ासी, बाबू, फिर एक जैसे 5वीं तक क्लास को पढ़ाने वाला टीचर, फिर 8वीं तक क्लास को, फिर 10वीं तक क्लास को पढ़ाने वाला टीचर, फिर आप बात करें सीनियर क्लासेस को, फिर कॉलेज में पढ़ाने वाले टीचर, ये क्या कि ग्रेड होती है, ठीक है ना। तो जो ग्रेड यानी कि मनसबदारी जो मिलनी चाहिए थी, जैसी मिलनी चाहिए थी, ठीक है, वैसी नहीं मिला करके इनको निम्न दर्जे का मनसबदार बनाया। और किस लाइन में औरंगजेब ने इसको खड़ा किया शिवाजी को, जसवंत सिंह की लाइन में, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जसवंत सिंह जो शिवाजी को पीठ दिखाकर भाग गया था, ठीक है, उसकी लाइन में उसको खड़ा किया, जिसको शिवाजी ने अपना अपमान समझा। लेकिन वहां पर शिवाजी ने कुछ नहीं कहा, चुप रह गए, ठीक है। तो सम्मान नहीं मिला, नाराज हो गए और राम सिंह के निवास पर, राम सिंह का निवास यानी कि जयपुर भवन, ठीक है, वहां पर आ गए। अब औरंगजेब भी समझ गया था कि शिवाजी अपने झांसे में आने वाला नहीं है, तो उसने प्लान बनाया कि शिवाजी को जयपुर भवन में ही बंदी बना लिया जाए, ठीक है। अब इस स्थिति में कि जब उनको बंदी बना लिया गया जयपुर भवन में, चारों तरफ पहरा बैठा दिया कि आप यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, सारे ऐशो आराम जो है आपको यहीं महल के अंदर मिलते रहेंगे, आपको यहाँ बंदी रहना पड़ेगा। अब शिवाजी को बाहर निकलना था, वापस महाराष्ट्र की तरफ जाना था, तो शिवाजी ने बहाना बनाया, और बहाना बना करके कि उनको किसी पंडित ने बोला है कि अगर वो फल मिठाई वगैरह दान करेंगे तो वो स्वस्थ हो जाएंगे, ठीक है। तो इस बात की औरंगजेब से परमिशन प्राप्त कर ली कि ठीक है आप बांटिए, फल फ्रूट बांटिए, आप मिठाई बांटिए। तो रोज़ बड़े बड़े टोकरों में फल मिठाइयाँ वगैरह सब आते थे। तो शुरू में तो जो चौकीदार होते थे वो उन टोकरों को चेक करते थे, बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे वो लापरवाह हो गए, ठीक है। उनकी लापरवाही का शिवाजी ने क्या उठाया, फायदा उठाया, और फायदा उठा करके, अवसर पा करके एक दिन वो अपने पुत्र शंभाजी, ठीक है, शंभाजी भी इनके साथ में आए थे, शिवाजी के पुत्र शंभाजी के साथ शिवाजी उन फलों के बड़े बड़े टोकरों में बैठ गए, ऊपर फल रख दिए, ठीक है।
यानी कि अगर ऊपर से खोल भी दे तो उनको फल नजर आए, नीचे की तरफ वो बैठे हुए थे टोकरों में, तो इस तरह से वो उसमें छिप करके कैद से बाहर निकले और फिर किसी तरह से ये महाराष्ट्र पहुंच गए। और महाराष्ट्र पहुंचने के बाद में इन्होंने फिर से अपनी सेना के सहायता से, अपनी सेना के द्वारा जो किले इन्होंने मुगलों को सौंप दिए थे, कितने किले सौंपे थे? 23 किले। एक एक करके उन किलों के ऊपर फिर से इन्होंने अधिकार करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो अब इस स्थिति में क्योंकि लड़ाई चलते हुए दोनों पक्षों के बीच में लंबे समय से संघर्ष चल रहा था। ठीक है, कब से? मतलब 1662-63 से संघर्ष चल रहा था, 6 साल से संघर्ष चल रहा था। ठीक है, युद्ध चल रहा था शिवाजी और मुगलों के बीच में। तो दोनों ही पक्ष क्या है कि युद्ध से थक चुके थे और कुछ समय के लिए आराम चाहते थे। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ कि दोनों पक्ष अब सुलह चाहते थे, समझौता चाहते थे। तो सन 1667 में जसवंत सिंह के प्रयासों से, इनके मध्यस्थता से मुगलों की मराठों के साथ संधि संपन्न हो गई। ठीक है, संधि कर ली और युद्ध बंद हो गया। और इस संधि के द्वारा औरंगजेब ने शिवाजी को राजा स्वीकार कर लिया। कहाँ का? महाराष्ट्र का राजा स्वीकार कर लिया। और साथ ही शिवाजी ने उनको राजा की उपाधि दी, यानी कि अब वो राजा शिवाजी कहलाएंगे। उससे पहले भले ही वो अपनी सेना के दम पर, सेना की ताकत के बल पर भले ही बहुत बड़े भूभाग पर इन्होंने अधिकार कर लिया था, लेकिन न तो बीजापुर ने उसको मान्यता दी और न मुगलों ने मान्यता दी थी। तो 1667 की संधि के द्वारा पहली बार शिवाजी को एक स्वतंत्र शासक स्वीकार किया गया और उनको राजा की उपाधि दी गई। तो अब औरंगजेब ने जब उनको मान्यता दे दी तो अब वो एक क्या है, एक लीगल शासक बन गए महाराष्ट्र के। अब बात करें 1670 ईस्वी की, क्योंकि 3 साल 1670 में संधि होती है, 3 साल गुजरते हैं, 1670 तक बहुत सारी स्थितियाँ बदलती है। इस दौरान क्या होता है 1670 तक कि जो मुगलों के अभियान होते हैं बीजापुर पर, तो बीजापुर पर मुगलों का पूरा अधिकार हो जाता है। ठीक है, बीजापुर हार जाता है मुगलों से लड़ाई और बीजापुर का विलय हो जाता है मुगल साम्राज्य में। अब बीजापुर अलग से स्टेट नहीं रहता है, अब वो मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन चुका होता है 1670 तक। ठीक, पहले तो क्या था कि दोनों के बीच में संधि हुई, मुगल मराठा संधि। तो उसमें क्या था कि भाई शिवाजी मुगल प्रदेशों में दावा नहीं बोलेंगे। ठीक है, मुगल प्रदेशों में किसी प्रकार की गतिविधियां नहीं करेंगे। अब इन 3 सालों में औरंगजेब ने बीजापुर पर अधिकार कर लिया। अब बीजापुर पर अधिकार करने से पहले शिवाजी बीजापुर पर हमला करके उसके किलों पे, उनके दुर्गों पर अधिकार कर लेते, लेकिन अब बीजापुर की जगह पे वहाँ पे मुगल साम्राज्य अस्तित्व में आ चुका था। ठीक है, अब अगर शिवाजी को अपना राज्य विस्तार करना है तो अब उस मुगल साम्राज्य उनको प्रवेश करना ही होगा। ठीक है, तो उस स्थिति में अब आगे देखिए क्या होता है। सन 1670 में शिवाजी दूसरी बार सूरत को लूटते हैं और खोए हुए प्रदेश जो भी थे, जो 23 किले पुरंदर की संधि द्वारा दिए थे, एक एक करके उन किलों पर विजय प्राप्त करना शुरू कर लिया। ठीक है, और इस दौरान कोई बड़ा सैनिक अभियान औरंगजेब ने, मुगलों ने शिवाजी के विरुद्ध कोई बड़ा अभियान इन्होंने नहीं चलाया था। ठीक है, तो इन्होंने आसानी से अपने खोए हुए प्रदेशों पर फिर से विजय प्राप्त कर ली, बहुत ही आसानी से। अब बात करते हैं इनके राज्याभिषेक की। विशेष स्वतंत्र शासक वो बन चुके थे। औरंगजेब ने भी मुगल मराठा संधि जो कि 1667 में हुई थी उसके द्वारा राजा मान लिया कि ये आपका राज्य है और आप यहाँ के राजा हैं, लेकिन इनका राज्याभिषेक नहीं हुआ था, विधिवत रूप से ये राजा अभी तक नहीं बने थे। तो जून 1674 में रायगढ़ के किले में, रायगढ़ दुर्ग में बनारस का एक ब्राह्मण था जिसका नाम था गंगा भट्ट, उसने पूरे हिंदू रीति रिवाजों से शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया। कहाँ करवाया? रायगढ़ में। कब करवाया? 1674 में। किसने करवाया? पंडित गंगा भट्ट ने। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब शिवाजी ने जो उपाधियां धारण की उनको भी आप एक नज़र देख लें। छत्रपति शिवाजी, ज़्यादातर जैसे हम उनको इसी नाम से बोलते हैं, छत्रपति शिवाजी या छत्रपति शिवराय इस नाम से बोलते हैं।
फिर इनको हिंदू धर्मोद्धारक यानी कि हिंदू धर्म का उद्धारक भी कहा जाता है। फिर गौ ब्राह्मण प्रतिपालक यानी कि गौ गाय और ब्राह्मणों को पालने वाला, ये इनकी उपाधियाँ थी। और सन 1600 ईस्वी में आगे चल करके शिवाजी की मृत्यु हो जाती है, उनका देहांत हो जाता है। और अंतिम समय में इनके सामने बहुत ही परेशानियां थी। एक जो इनके पुत्र थे संभाजी, इनका नाम पहले आ चुका है, आगरा से संभाजी के साथ ही वो बच करके निकले थे। फिर दूसरा पुत्र एक और था इनका राजा राम, ठीक है, जो इनकी दूसरी पत्नी सोयरबाई का था। तो सोयरबाई राजा राम को अपना मतलब शिवाजी के बाद उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी, तो काफ़ी ये स्ट्रेस में थे उस वक्त। अब बात करें शिवाजी की उपलब्धियों के बारे में। शिवाजी की उपलब्धियों में देखिए आप, सबसे पहली बात, हिंदू राज्य की स्थापना के लिए उन्होंने पूरे जीवन संघर्ष किया, ठीक है। दक्षिण भारत में जहाँ पे बहमनी साम्राज्य के बाद बीजापुर, बिदर, गोलकुंडा जैसे राज्य अस्तित्व में आ चुके थे, अहमदनगर राज्य अस्तित्व में आ चुके थे, विजयनगर साम्राज्य कभी का खत्म हो चुका था, ठीक है। उसकी जगह पे सब मुगल राज्य, मुस्लिम राज्य अस्तित्व में आ चुके थे। हिंदू राज्य आसपास कहीं पर भी नहीं था, ठीक है। तो हिंदुओं को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान कराने के लिए और एक हिंदू राज्य की स्थापना के लिए इन्होंने आजीवन संघर्ष किया। दूसरी बात, जदुनाथ सरकार जो कि इतिहासकार हैं, इनके अनुसार हिंदुओं का अंतिम प्रतिभा संपन्न व्यक्ति कौन था? शिवाजी था, और एक राष्ट्र निर्माता था। इसने एक स्वतंत्र राष्ट्र की, महाराष्ट्र की इसने स्थापना की। फिर तीसरी बात, मराठा जाति जो कि पहले यूँ अलग अलग बिखरी हुई थी, ठीक है ना, अलग अलग बिखरी हुई थी, इनमें एकता की भावना उत्पन्न की, इन सबको एकता के सूत्र में बांधा। फिर एक स्वतंत्र मराठा राज्य की इन्होंने स्थापना की। ये इनकी उपलब्धियों में आता है। अब शिवाजी की धार्मिक नीति के बारे में देख लेते हैं। धार्मिक नीति के अंतर्गत ब्राह्मणों को इन्होंने प्रोत्साहन दिया और ब्राह्मणों को दान देने के लिए अलग से धनराशि, ठीक है ना, तो अलग से धनराशि के लिए इन्होंने पृथक कोष की स्थापना की। उस कोष में से सिर्फ ब्राह्मणों को धन दिया जाता था, उनको दान दिया जाता था। देखिए आगे, धार्मिक सहिष्णुता के अंतर्गत देखिए, मुस्लिमों को यानी कि मुसलमानों को जो उनकी धार्मिक परंपराएं, नमाज, रोज़ा वगैरह जो भी होते हैं, ठीक है ना, उन सब में उनको स्वतंत्रता प्रदान की। वो स्वतंत्रता पूर्वक अपनी धार्मिक परंपराओं का, रीति रिवाजों का वो पालन कर सकते थे और मुस्लिमों के धार्मिक ग्रंथों का वो सम्मान करते थे, ठीक है। और अगर लड़ाई में कहीं पर अगर कोई धर्म ग्रंथ हाथ में आ जाता तो वो पूरे सम्मान के साथ अपनी सेना के जो मुस्लिम सैनिक होते थे, मुस्लिम अधिकारी होते थे, उनको वो पढ़ने के लिए दे दिया करते थे, उनका अपमान नहीं होने देते थे। फिर अब जैसे हिंदुओं में ब्राह्मण साधुओं को वो दान देते थे, सहायता करते थे, उसी तरह से मुस्लिम फकीर और जो पीर होते थे उनको भी वो आर्थिक सहायता प्रदान करते थे, ठीक है। और उनको भी आश्रम बनाने में सहायता देते थे, उनको हर तरह की आर्थिक सहायता, ठीक है, ज़मीन देते थे। और एक पीर के आश्रम के लिए उन्होंने आश्रम भी बनवाया था इन्होंने। फिर बात करें शाफी खां, जो कि मुस्लिम इतिहासकार था। शाफी खां कौन था? मुस्लिम इतिहासकार, नाम ध्यान रखना। इन्होंने शाफी खां ने शिवाजी की प्रशंसा की है उनकी धार्मिक सहिष्णुता के लिए और मुस्लिम स्त्रियों और बच्चों के प्रति जो शिवाजी का सम्मानजनक व्यवहार था उसके लिए प्रशंसा की है। तो इस बात से थोड़ा असहमत हुआ जा सकता है, क्योंकि जब शाइस्ता खान जब हमला करता है तो उस वक्त क्या होता है, जैसे हम अभी ये पढ़ चुके हैं, शाइस्ता खान पर जब रात्रि में हमला करते हैं शिवाजी, तो उनके मराठा सैनिक बहुत ही गलत तरीके से शाइस्ता खान के परिवार की स्त्रियों और बच्चों का कत्ल कर देते हैं। तो इस पर थोड़ा असहमत हुआ जा सकता है, ठीक है, लेकिन फिर भी आम तौर पर इनकी प्रशंसा की है। फिर तीसरी बात जो है, चौथी बात, राजकीय सेवाओं में यानी कि सरकारी नौकरी में शिवाजी की जो सरकारी सेवाएं थी उसमें योग्यता के आधार पर सभी के लिए पद खुले हुए थे, यानी कि योग्यता के आधार पर नियुक्ति की जाती थी बिना भेदभाव के। हिंदुओं के साथ ही अगर मुस्लिम भी मुस्लिम योग्य मिलते हैं तो उनको भी उच्च पदों पर नियुक्ति दी जाती थी। शिवाजी उनको उच्च पदों पर नियुक्त करते थे। अब बात करते हैं हम हिंद स्वराज की।
तो शिवाजी का लक्ष्य क्या था? पूरे भारत में हिंदू स्वराज्य की स्थापना करना, ये शिवाजी का लक्ष्य था। और इसके पक्ष में कुछ तर्क भी दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें 1645 की हिंदवी स्वराज की योजना, ये योजना 1645 में बनाई थी, शिवाजी ने बनाई थी। हिंदवी स्वराज्य यानी कि पूरे देश में, पूरे भारत में हिंदू राज्य की स्थापना की जाए, ताकि पूरे भारत में हिंदुओं को भी धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त हो, ठीक है, इसके लिए। दूसरी बात, राज्य विस्तार के लिए, यानी कि अपने राज्य को फैलाने के लिए, जो मराठा राज्य था उसकी सीमाओं में विस्तार करने के लिए चौथ और सरदेशमुखी टैक्स की वसूली, ठीक है। राज्य विस्तार के लिए क्या चाहिए होता है? सेना चाहिए होती है, संसाधन चाहिए होती है, सेना के लिए हथियार चाहिए होते हैं, फिर सैनिकों को ट्रेनिंग भी करवानी पड़ती है, हर एक चीज़, फिर उनको तनख्वाह भी देनी पड़ती है। तो इसके लिए क्या चाहिए? धन चाहिए। और धन की व्यवस्था के लिए इन्होंने 2 प्रकार के टैक्स चालू किए, चौथ और सरदेशमुखी। चौथ दूसरे राज्यों से वसूल किया जाता था, जैसे ये मराठा राज्य हो गया, और मराठा राज्य के पड़ोस में अगर कोई राज्य है, ठीक है, तो उन राज्यों से चौथ वसूली होती थी। और सरदेशमुखी अपने ही राज्य के लोगों से, जनता से सरदेशमुखी कर वसूल किया जाता था। तीसरी बात, शिवाजी के आगरा जाने का उद्देश्य, यानी कि जो राजा जयसिंह के प्रयासों से ये आगरा गए, तो इसका उद्देश्य, एक तो उनके प्रयास थे ही, जयसिंह के तो प्रयास थे ही, साथ ही शिवाजी स्वयं भी उत्तर भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी और मुगल दरबार की राजनीतिक स्थिति, वहाँ पर गुटबाजी हो रही हो तो, ठीक है, अमीर क्या कर रहे हैं, सामंत क्या कर रहे हैं, कौन सा जागीरदार क्या सोचता है मुगल दरबार में, इन सारी स्थितियों का बारीकी से पता लगाने के लिए वो वहाँ जाना चाहते थे। तो इनका ये उद्देश्य भी था, ठीक है। अब चौथा, मुगलों के साथ संघर्ष के दौरान, क्योंकि मुगलों की सेना में सभी प्रकार के सैनिक थे, सभी प्रकार के सेनापति थे, हर जाति से संबंधित, हर वर्ग से संबंधित सैनिक सेनापति मुगलों की सेना में थे, ठीक है ना। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मुगलों की सेना में, यानी कि मुगलों की राजकीय सेवा में किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता था, पूरी तरह से योग्यता के आधार पर ही मुगल सेवा में हर व्यक्ति को रखा जाता था। तो हिंदू भी थे, ठीक है, ब्राह्मण भी थे, राजपूत भी थे, सभी थे। अब जब मुगल और मराठों के बीच में संघर्ष चल रहा है, तो राजपूत सेनापतियों की नियुक्ति हुई थी शिवाजी के विरुद्ध, शिवाजी को दबाने के लिए, ठीक है। तो मुगल मराठा संघर्ष के दौरान शिवाजी का मतलब हर समय ये प्रयास रहता था कि राजपूतों के साथ मेल जोल को बढ़ाया जाए, ठीक है। इसीलिए जब राजा जसवंत सिंह फिर जय सिंह आए शिवाजी के विरुद्ध, तो शिवाजी ने उतना मतलब कठोरता से प्रतिरोध नहीं किया उनका, ठीक है, और जल्दी ही इनके सामने, जय सिंह के सामने हथियार डाल दिए, ठीक है। तो ये मेल जोल की नीति, ताकि किसी भी तरह से राजपूतों का सहयोग प्राप्त किया जाए, ये इनकी मंशा थी, ठीक है। तो इन सभी बातों से देखा जाए तो कि एक तो हिंदवी स्वराज्य की स्थापना, इनकी योजना थी कि भविष्य में आगे जाकर के हिंदू राज्य की स्थापना की जाए। दूसरी बात, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सेना की आवश्यकता हो, सेना खड़ी करने के लिए चौथ और सरदेशमुखी जैसे टैक्स लगाए, ठीक है। अब क्योंकि अगर पूरे देश में अगर राज्य स्थापित करना है, तो उत्तर भारत में एक बहुत ही शक्तिशाली और सुदृढ़ मुगल साम्राज्य खड़ा हुआ था, तो उसकी अंदरूनी हालात का पता लगाने के लिए ये वहाँ गए, ठीक है, ताकि आखिर अंदरूनी तौर पे मुगल साम्राज्य में क्या हो रहा है इसका पता लगा लिया जाए। और साथ ही अगर उनको इस लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, तो मुगल साम्राज्य का जो एक मजबूत स्तंभ, मुगलों के मजबूत स्तंभ के रूप में थी राजपूत जाति, तो राजपूतों के साथ मेलजोल की नीति अपनाना। तो इस तरह से देखा जाए तो बाद में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, जब
बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई और धीरे धीरे पूरे देश पर अधिकार कर लिया और पूरे देश की जनता अंग्रेज़ों के विरुद्ध आज़ादी के आंदोलन में लगी हुई थी। तो उस दौरान देश की जनता में देशभक्ति का भाव जगाने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने कई प्रतीकों की स्थापना की। प्रतीक क्या होता है? एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसी वस्तु होती है या कुछ भी जिसको कि एक लक्ष्य मान करके चला जाए। ठीक है, अब यहाँ पे लक्ष्य क्या था? देशभक्ति का भाव जगाना। तो इसके लिए इन्होंने शिवाजी उत्सव मनाना शुरू किया। कब से? 1895 से बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। शिवाजी उत्सव क्यों? शिवाजी स्वतंत्रता प्रेमी थे, अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष किया, तो हमें भी उनके समान अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष करना चाहिए। तो इस तरह की देशभक्ति का भाव हमें जगाने के प्रयास करने के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं जल्दी ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।